सो रैंडी ओर्टन ने कर दिया है समर स्लैम में रिटर्न, और क्या ब्रॉक लेसनर ने सच में अब ले ली है रिटायरमेंट। सो कैसी रही 2026 के समर स्लैम की नाइट वन, आइए बात करते हैं आज की रिव्यू वीडियो में। शो के अटेंडेंस की बात करें तो WWE वालों को शॉक लग जाएगा। रीजन ये है कि 35 से 38 हजार तक की बस टिकट सेल हुई है। जब से बड़े स्टेडियम के अंदर ये इवेंट होने लगे हैं, कम से कम 50,000 लोग तो आ ही जाते थे WWE के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और इस बार तो 40,000 भी नहीं आ पाए हैं। वहीं AEW का ऑल इन लंदन जो कि 30 अगस्त को होने वाला है, उसकी 35,000 सीटें तो अभी ही बुक हो चुकी हैं। एक महीने बाद इवेंट है तो वो आराम से इनका ये वाला रिकॉर्ड तो तोड़ ही देगा। और ये चीज ट्रिपल एच को कुछ बताए ना बताए, मुझे जरूर बता रही है कि AEW का चैनल भी अब खोलना पड़ेगा। बाकी ऑडियंस का साइज तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, कैसे पर्दा डाल रखा है WWE ने अपनी रियलिटी पे। इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। शो की शुरुआत होती है वुमेन्स के वर्ल्ड टाइटल मैच के साथ। डे लाइट में मैच था तो कहीं शेडोज की वजह से काफी दिक्कत हो रही थी कैमरा में। बाकी इयो स्काई और लिव मॉर्गन के मैच देने की कैपेबिलिटी तो हम जानते ही हैं। तो मैच एज एक्सपेक्टेड टेक्निकली बहुत अच्छा था। फिर मैच में रॉक्सेन और रिकेल इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज्यादा कुछ वो खास कर नहीं पाती हैं। बाकी इयो स्काई भी मैच के अंदर ओब्लिवियन मारती है, वो काफी अच्छा स्पॉट था। और उसके बाद लिव मॉर्गन काइंड ऑफ क्लीन ही मैच को निकाल लेती हैं, क्योंकि जो इंटरफेरेंस करने आए थे उनका इतना रोल ही नहीं था। खैर स्टेफनी वकार यहाँ पे नहीं आई है, तो देखने वाली बात होगी कि लिव मॉर्गन का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होता है। वहीं डैन हाउजर ने तो लिव मॉर्गन को कर्ज किया था, लेकिन वो फिर भी बच गई। ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिकोआ, एले नाइट एंड रॉयस की 6 मैन टैग मैच। मैच के शुरू होने से पहले ब्लड लाइन की एंट्री बड़ी ही यूनिक होती है, और जेकब फाटू भी बड़े ही यूनिक मास्क में हमें नजर आते हैं। एक्चुअली ये गियर्स ऑफ वॉर गेम का प्रमोशन था। प्रमोशंस ना हो तो WWE तो सेट भी डिजाइन नहीं करती है, लेकिन काफी यूनिक और क्रिएटिव एंट्री यहाँ पे बनाई गई थी। वही सोलो सिकोआ अलग ही रंग में मैच में नजर आ रहे थे। बंदा डांस कर रहा है, ईट कर रहा है, और जेकब फाटू की भी एक्टिंग कर रहा है। लिटरली उन्होंने तो फुल मजे लिए मैच के अंदर, और लोग भी उनकी ये वाली साइड देख के काफी एंटरटेन हो रहे हैं। वही रॉयस कीज भी अपनी फुल पावर दिखाते हैं। भारी भरकम जिमी उसो को मिडिल रोप से पावर स्लैम मार के दिखाते हैं। फिर एंड में सोलो की मदद से और एले नाइट के BFT के साथ में एले नाइट की टीम मैच को निकाल लेती है। और सबसे खास तो मैच के एंड में सोलो सिकोआ और एले नाइट के बीच में हग होता है। ये टीम नेचुरली फॉर्म हुई है दोस्तों, और WWE को भी अब इन लोगों को थोड़ी वैल्यू तो देनी ही चाहिए। गुंथर वर्सेस निक एल्डिस सिंगल्स मैच। इस मैच में तो सब लोग एक्साइटेड थे निक एल्डिस को देखने के लिए। बंदे की फिटनेस भी बिल्कुल ऐसी है जैसे पहले थी, मानो बंदे ने ट्रेनिंग ही नहीं छोड़ी कभी, कि कभी तो जनरल मैनेजर को कपड़े उतारने का मौका मिलेगा। उन्होंने पावर दिखाई, टॉप रोप से मूव दिखाए, और अपना सबमिशन भी दिखा लिया। एंड तो खैर सबको पता ही था कि उन्हें सबमिशन से हारना था मैच को, लेकिन मैच के अंदर उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट मिली। मैच के बाद रिंग के अंदर उनकी वाइफ मिकी जेम्स भी आ जाती हैं, जो कि खुद पहले WWE के अंदर बहुत बड़ी रेसलर रही हैं, और उनका बेटा भी वहाँ पे आ जाता है, तो उनके लिए तो ये मूवमेंट बड़ा खास बन गया था। लेकिन कोई रिटायरमेंट वहाँ पे अनाउंस नहीं करते निक एल्डिस, और पोस्ट शो के अंदर वो अपने स्मैकडाउन के GM के रोल से रेजिग्नेशन भी दे रहे होते हैं, लेकिन ट्रिपल एच उनका रेजिग्नेशन फाड़ देते हैं, और उनको वापस से अब उन्होंने स्मैकडाउन का GM बना दिया है। ओवरऑल निक एल्डिस को आगे भी मैचेस के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि क्राउड उनके पीछे काफी ज्यादा था। वही गुंथर भी पोस्ट शो में अब CM पंक को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इस मैच के बाद वो WWE चैंपियनशिप के पीछे ही जाएंगे। फेटल इन्फ्लुएंस वर्सेस बेला ट्विंस एंड पेज 6 वुमेन टैग मैच। मैच में कोशिश बहुत करी इन आंटियों ने मैच को अच्छा बनाने की, लेकिन ओवरऑल मैच बॉचेस से भरा हुआ था, और टू बी ऑनेस्ट कहूं तो बोरिंग भी था कई जगह पे। और रीजन ये था कि काफी अनबैलेंस था। एक तरफ तो सारे जवान थे और एक तरफ सारे बुड्ढे। बेलास तो लिटरली मूव्स ही सेल नहीं कर पा रही थी। वहीं ब्री बेला को बीच में ही स्टील स्टेप से इंजरी हो जाती है शोल्डर में। उसके बाद मुझे तो लगता है कई स्पॉट्स वैसे ही मिस हो गए। ओवरऑल फिर एंड में जेसी जेन ही मैच को निकाल लेती है, और टू बी ऑनेस्ट उनकी टीम ही डिजर्व करती थी यहाँ पे मैच को जीतना। मैच के एंड में बेला ट्विंस पेज के ऊपर टर्न कर देती हैं, और अब इनकी स्टोरी चलने वाली है। ब्री बेला इंजर्ड हो चुकी है, तो निकी बेला वर्सेस पेज की स्टोरी यहाँ से चलेगी, जो कि देखने में मैं तो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। कोडी रोड्स वर्सेस CM पंक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच। फिर दोस्तों WWE चैंपियनशिप का मैच होता है, जो कि लगा था हमें कि मेन इवेंट होने वाला है इस नाइट का, लेकिन लगता है ब्रॉक की रिस्पेक्ट पे उनके होम टाउन में उनको मेन इवेंट दे दिया गया। एंट्री में कोडी रोड्स एक स्पेशल मास्क पहन के आते हैं गाइल का, जो कि उनकी आने वाली मूवी स्ट्रीट फाइटर को प्रमोट कर रहा था। वही CM पंक ग्रीन जैकेट पहन के आते हैं, जो कि मिनेसोटा नॉर्थ स्टार की टीम की जैकेट रही थी, और क्राउड को खुश करने के लिए पंक ऐसी चीजें करते ही रहते हैं। दोनों ही बंदों ने टेक्निकल रेसलिंग तो कमाल की, और कोडी की मैच जीतने की डेस्परेशन पूरे मैच में दिखाई दे रही थी। वही पंक ने भी मून सॉल्ट ट्राई करी, जो कि पूरी तरह फेल हो जाती है। मून सॉल्ट के बाद बंदा हंसता हुआ नजर आता है कि हाँ गलती हो गई। वहीं अनाउंसर टेबल पे भी एक पंक का रिस्की स्पॉट होता है। फिर जैसे ही रेफरी मर जाता है, तब पूरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि भाई अब कौन आने वाला है। फिर
सैमी ज़ेन अच्छा हुआ नहीं आते हैं, रैंडी ओटन का रिटर्न हो जाता है। वो आते हैं, कोडी रोड्स को आरकेओ मारते हैं और वहां से निकल लेते हैं और सीएम पंक मैच जीत के टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। वही अब कोडी रोड्स वाइपर रैंडी ओटन के साथ में राइवलरी करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि अब दोनों की स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन बुरी बात यह है कि स्टोरी के एंड में रैंडी ओटन को हरा दिया जाएगा। वही सीएम पंक भी अब अपने अगले अपोनेंट का वेट करने वाले हैं और सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स की राइवलरी भी अभी खत्म नहीं हुई है, ये नेक्स्ट रेसलमेनिया तक भी जा सकती है। ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर हेल इन अ सेल मैच। फाइनली फिर दोस्तों मेन इवेंट में होता है ओबा और ब्रॉक का मैच। मेन इवेंट मैच था तो लग तो रहा था कि ब्रॉक का रिटायरमेंट मैच ही है। मैच के अंदर सुप्लेक्स सिटी ब्रॉक लेसनर दिखाते हैं और शुरू से ही मैच के अंदर वेपन्स आ गए थे। मैच में स्टील स्टेप्स को ऐसे यूज किया जाना था मान लो स्टील चेयर यूज हो रही हो। F5 भी कई ब्रॉक लेसनर मैच में लगाते हैं। फिर बड़ा खास होता है कि रिंग ही फाड़ दी ब्रॉक लेसनर ने कि स्पॉन्सर्स अपनी ऐसी तैसी कराओ, मैं तो पैडिंग भी उखाड़ रहा हूँ। फिर उस पे टूमस्टोन पाइल ड्राइवर मारते हैं, वो भी अंडरटेकर को मॉक करके। लिटरली लकड़ी के ऊपर टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगता है और टूमस्टोन में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रेशर आता है जो लगाता है उसके घुटनों में। तो ब्रॉक लेसनर के घुटनों का हाल इसके बाद तो वो ही जाने। फिर ओबा फेमी उससे भी किक आउट कर देते हैं और पॉप अप पावर बॉम्ब मार देते हैं ब्रॉक लेसनर को। हालांकि तब भी ब्रॉक लेसनर थोड़ा सा एक लुक देते हैं। मुझे लगता है कि एंडिंग उस लकड़ी पे पॉप अप पावर बॉम्ब खा के होने वाली थी, लेकिन ओबा फेमी ने शायद ब्रॉक लेसनर की रिस्पेक्ट में उन्हें वहाँ पे मारा नहीं। मैच जीतने के बाद ओबा फेमी तो काफी इमोशनल हो जाते हैं। ब्रॉक लेसनर भी ओबा फेमी को वहाँ पे हक करते हैं। पीछे पॉल हेमन से भी ओबा फेमी हाथ मिला लेते हैं। फिर दोस्तों एक बड़ा ही रिस्पेक्ट वाला मोमेंट होता है। जैसे ही ब्रॉक लेसनर माइक मांगते हैं, ओबा फेमी रिंग में से निकल के जाने लगते हैं, मानो वो ब्रॉक लेसनर को उनका मूवमेंट देना चाह रहे हो। लेकिन ब्रॉक लेसनर उनको स्पेशली 2 बार बोल के अंदर बुलाते हैं और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि भाई ये अब फ्यूचर है, मैं अब पास्ट हो चुका हूँ। और ये बोल के ब्रॉक लेसनर ने एक सॉफ्ट रिटायरमेंट तो ले ही ली है। भाई दोस्तों पोस्ट शो में ट्रिपल एच भी कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले मीडिया वाले पूछते हैं क्या न्यू टैलेंट फ्रस्ट्रेटेड है टॉप स्टार्स से। ट्रिपल एच फिर वहाँ पे बोलते हैं कि नए बंदों को क्रिएटिव्स पे रिलाई नहीं करना होगा, उनको अपना मौका खुद बनाना आना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए कि क्राउड उनके पीछे आए, तो अपने आप उनको मौके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसी बातें ट्रिपल एच के मुंह से तो अच्छी नहीं लगती। आई मीन एलए नाइट को कितना क्राउड ने पुश किया, लेकिन उन्होंने उनको मौका नहीं दिया। और खुद दामाद जी अपनी स्टोरी लाइंस की बुकिंग कितनी खास करवाया करते थे, खुद को कितने मौके दिलवाते थे, वो चीज भी किसी से छुपी नहीं है। फिर वो ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट को लेके कुछ अनाउंस नहीं करते हैं, बल्कि ओबा फेमी को प्रेस करते नजर आते हैं, जो अगेन हिंट दे रहा है कि ब्रॉक लेसनर ने सॉफ्ट रिटायरमेंट लिया है। नहीं उनसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि ईओ वर्सेस लिव का मैच बड़ा था, WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच था, फिर भी उस मैच को ओपनिंग स्पॉट क्यों मिला। फिर ट्रिपल एच बोलते हैं कि भाई ओपनिंग स्पॉट मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मैच की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि ओपनिंग स्पॉट मिलने का मतलब तो ये है कि आप एक बैंक स्टार्ट दे सकते हो। तो दोस्तों ये बात उनकी मेरे को सही लगी। आई मीन ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का भी एक ओपनिंग मैच ही था और ओपनिंग मैच के साथ में एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है क्राउड की। तो मैच कौन से स्पॉट पे हो रहा है वो वैल्यू नहीं करता, बल्कि ये वैल्यू करता है कि उस मैच के अंदर हमें डिलीवर क्या हुआ है। भाई ट्रिपल एच से ये भी पूछा जाता है क्या निक एल्डिस फिर से रिंग के अंदर रिटर्न करने वाले हैं, तो ट्रिपल एच अपना फेमस डायलॉग बोल देते हैं नेवर से नेवर। भाई ब्री बेला की इंजरी भी काफी सीरियस है, ये भी वो अनाउंस करते नजर आते हैं। सो दोस्तों ये तो हुआ समर स्लैम की नाइट 1 में। अगर आपने नाइट 1 से कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट किया था तो वो आपकी गलती है, क्योंकि नाइट 1 के अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं जो अनएक्सपेक्टेड होना था। बस एक शॉकर मूवमेंट था कि भाई कोडी रोड्स के ऊपर कौन अटैक कर सकता है, और वहां पे WWE ने हमें वही बंदा दिया जिसको हम चाहते थे, रैंडी ओटन। तो ओवरऑल समर स्लैम का नाइट 1 मेरे को तो ठीक ही लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।